पढ़ेंगे। पीछे क्लास में हम लोगों ने देखा कि बलबन ने 1266 में अपने दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया या मर गया, जो भी हुआ, और उसके बाद उसने इल्तुतमिश के खानदान की सत्ता का अंत कर दिया और स्वयं सुल्तान बना। बलबन इल्तुतमिश के चालीसा या चहलगनी का भी मेंबर है ना। He was a member of the group of 40। तो बलबन भी चालीसा का सक्रिय सदस्य था, है ना। और उसी ने फिर अंत में 1246 से 1266 लगभग एक साल के गैप के अलावे और नायब रहा सुल्तान का, पावर बिहाइंड द थ्रोन रहा। इसलिए वास्तव में 1246 से लेकर 1266 तक भी जो कुछ हुआ वो सब के पीछे बलबन था। लेकिन सब जगह होता है कि जब सामने राजा कोई होता है, पीछे से चाहे कोई भी रहे, अच्छा होगा तो राजा का नाम होगा, बुरा होगा तो राजा बदनाम होगा। तो इसलिए इस पीरियड में दिल्ली सल्तनत में जो भी घटनाएं घटी वह सबका सब बदनामी सुल्तान के नाम गया। कल भी बताए थे कि इस समय जो है संघर्ष ताज वर्सेज अमीर है। ताज बनाम अमीर का संघर्ष है। यूपीएससी मेंस वगैरह में इस पर सवाल आता है टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए कि किस तरह से अमीरों ने ताज की प्रतिष्ठा का हनन किया 1240 से आगे। रजिया की मृत्यु के बाद 1240 से 1266 तक जो भी सुल्तान बना वो सब अमीर की बदौलत सुल्तान बना, और अमीरों ने ही किसी को सुल्तान बनाया और किसी को सुल्तान के पद से हटाया। इसलिए इस पीरियड में मूल सत्ता, वास्तविक सत्ता अमीरों के हाथ में रही और ताज की प्रतिष्ठा इस पीरियड में धूमिल हो गई और लोग सुल्तान क्या प्रतिष्ठा या उसके प्रति आदर सम्मान जो भी होता है उस चीज में भारी कमी आई। तो भले खानदान इल्तुतमिश का रहा और हेरिडेटरी सिस्टम बना रहा, लेकिन इसके बावजूद 1240 से 1266 ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का एक तरह से अपमानित वाला फेज है ये, और सबके पीछे अमीरों की ताकत सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। इसी को दिल्ली सल्तनत में ताज वर्सेज अमीर का संघर्ष कहा जाता है, जिसमें अमीरों का अपर हैंड रहेगा, है ना। तो अमीर के नाते बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा का हनन किया और फिर जब वह स्वयं सुल्तान बना तो उसे भारी मशक्कत करनी पड़ी कि जिसकी प्रतिष्ठा को उसने धूमिल किया था उसी की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना पड़ा। ये अजीब संयोग रहा कि लगभग 20 साल उसने ताज की 20 साल ही नहीं, 46 से उसने 20 साल ताज की प्रतिष्ठा का को धूमिल किया, और फिर जब ये स्वयं सुल्तान बना 66 तो 20-21 साल फिर उस प्रतिष्ठा को हाईएस्ट लेवल तक ले गया। तो सेम आदमी जब वो अधिकारी रहा उसने ताज की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, और वही आदमी जब सुल्तान बना तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में या इस पीरियड में ताज की प्रतिष्ठा को हाईएस्ट लेवल पर ले गया, है ना। तो स्वयं बिगाड़ा स्वयं बनाया। तो इस पीरियड में अब बलबन चाहे जैसे भी सुल्तान बना हो, इतिहास में जो भी उसके नाम के आगे दाग लगा हो, लेकिन उसका सुल्तान बनना डाउटफुल परिस्थितियों में था, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुल्तान के नाते उसने जब गद्दी संभाली तो दिल्ली सल्तनत की हालत बहुत ही बुरी थी, और उसके बुरा होने में, लॉ एंड ऑर्डर के डिटोरिएट करने में, टैक्स कलेक्शन के गड़बड़ी आने में, इक़्तिदारों की मनमानी करने में, और बहुत सारे जो लोग उस जमाने में सरकारी महकमे से जुड़े हुए थे उन सभी लोगों के डिसऑर्डर होने में बलबन का हाथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि बलबन जितना दिन नायब रहा उतना दिन कोई व्यक्ति उस पीरियड में नायब नहीं रहा। जब बलबन सुल्तान बना
तो ये समस्या जो अभी हमने कहा ये बरकरार थी कि अमीर अपने आप को काफी शक्तिशाली मानते थे। अभी कल की क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दास अमीर थे वो सब अपने अपने में मौज मारते थे, और कोई भी दास अमीर, चहलगनी का विशेषकर जो मेंबर था, अपने को किसी से कम नहीं मानता था, और उनकी शानो शौकत, रहन सहन, दिखावा सभी हाईएस्ट लेवल पर था। इसलिए जो तुर्क अमीर लोग थे उनका काफी दबदबा इस पीरियड में बना हुआ था। बलबन उन्हीं में से एक था। तो जब बराबरी के लोग होते हैं और उसमें से कोई सत्ता में आता है तो शेष लोग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए बचपन में जिनके साथ आप रहे हैं, जो आपका पूरा जीवन देखे हैं, और मान लीजिए आप ऑफिसर बन जाइएगा, तो क्यों आदमी अपने क्लोज आदमी से ज्यादा नहीं मिलना चाहता है? उसका मूल कारण नहीं होता कि दूसरे के लिए तो ऑफिसर है, लेकिन बचपन कैसे बीता है, जवानी कैसे बीती है, जो साथ रहा देखा है, तो आपका तो अच्छाई बुराई सब जानता है, तो उसके सामने आपका अफसर ही नहीं चलेगा। बोलिएगा तो मने मने सोचता रहेगा कि तू का थे बचपन में, हम तुमको जानते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग ऊंचे पदों पर चले जाते हैं अपने बहुत नजदीक लोगों से सामान्य तौर पर दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका असली चेहरा तो जानता है। ये एक स्वाभाविक बात होता है। इस समय ये अमीरों को नियंत्रित करना, जो अनब्रिडल्ड थे और नियंत्रित थे और अपने आप को सब कुछ मानते थे, यानी जो वर्ग सुल्ताने को बना रहा है, हटा रहा है, उस वर्ग के द्वारा अपने आप को उतना महत्वपूर्ण समझना स्वाभाविक था। इसीलिए बलबन की सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने संगी साथी मित्रों पर नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि उन्हीं में से निकलकर उसने भी सुल्तान बनाया, सुल्तान हटाया, है ना। तो सबका मन बढ़ा हुआ था, सभी लोग उच्छृंखल थे। फिर जो तो अमीर लोग तो थे ही, लेकिन जिस चालीसा का मेंबर, चहलगनी का मेंबर बलबन था, वो चहलगनी अपने आप को ऑल पावरफुल मानता था। उसको लगता था कि बलबन इल्तुतमिश के राज्य के जो चलाने वाले कस्टोडियन हैं, वो लोग वही लोग हैं, तो अपने आप को सबसे बड़ा वर्ग मानता था। तो बलबन के लिए खतरा दास वर्ग भी था, एंड हाउ टू कंट्रोल दिस ग्रुप वाज अनदर प्रॉब्लम फॉर बलबन। कानून और व्यवस्था की जो स्थिति थी ये बहुत ही विकट थी इस पीरियड में। बलबन अमीर होने के नाते, नायब होने के नाते उसको लगता था कि सुल्तान का नाम खराब हो, जब सुल्तान डिस्क्रेडिटेड होगा तब ना दूसरा आदमी को वैल्यू मिलेगा। और उस समय दिल्ली के लोग दिन में भी अपने को सुरक्षित नहीं मानते थे, और पूरे साम्राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा होता है जो शासक के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है। डेवलपमेंटल वर्क देर लगाता है, लेकिन ये चीज है कि अगर शासक चाहे तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। आप देखते हैं किसी जिला में अगर एक एसपी बढ़िया आ गया तो तुरंत जिला ठीक ठाक होने लगता है, और तुरंत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में दिखने लगता है। आज भले दिखे ना दिखे, लेकिन इसको नियंत्रित करना और इसके द्वारा प्रभाव स्थापित करना सबसे आसान है। बिहार में भी जब नीतीश जी पहली बार सत्ता में आए तो सुशासन बाबू पहला रिजीम निकाला, है ना, जस्ट बिकॉज ही कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर इन ए रिमार्केबली वे, और उसके लिए इनको बहुत प्रशंसा मिली। तो ये इस चीज को नियंत्रित करना आसान होता है, और वो विजिबल हो जाता है तुरंत। डेवलपमेंट का वर्क में टाइम लगता है, फैक्ट्री बनाइएगा, रोड समय लगेगा, लेकिन ये तो आप चाहिएगा तो तुरंत इसको नियंत्रित कर लीजिएगा। तो बलबन के सामने तीन समस्या थी कि अमीरों को कैसे नियंत्रित करें, दासों चहलगनी से कैसे पार पाए, और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करें। तो बलबन के सामने समस्याएं कम नहीं थी, ये भी बात सही है। और ये भी बात सही है कि समस्याओं का जनक भी वही था। बहुत सारी समस्याएं उसके 20 साल के रिजीम का परिणाम थी, है ना, क्योंकि सब चीज, पावर, सत्ता, सब कुछ तो बलबन के हाथ में था। तो इसीलिए व्हाटएवर डिक्टेटरशिप वाज देयर इन द स्टेट, बलबन कैन बी ब्लेम्ड स्क्वायरली, और वो उन आरोपों से बच नहीं सकता, ठीक है ना। अब समस्या क्या थी? सबसे विकट समस्या, अब राजधानी जैसे मान लीजिए पटना है, और पटना में दिन में ही लूट हो जाए, मार हो जाए, मर्डर हो जाए,
तो तुरंत सत्ता पर सवाल उठ जाता है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो रिमोट एरिया का क्या होगा। दिल्ली का हालत वही था। दिल्ली को दिन में ही मेव आदिवासी लोग अगल बगल में रहते थे, दिन में भी लूटपाट कर लेते थे। दिल्ली में घुसकर मार दिया, लूट लिया। तो दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की जनता अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही थी। बलबन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि राजधानी के लोगों को सुरक्षा कैसे दे, उनको सुरक्षित कैसे महसूस करवाए। तो पहला जो समस्या था कि हाउ टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली, तो इसके लिए फिर वो कदम उठाएगा। गंगा जमुना दोआब का एरिया जो है, ये सभी पीरियड में, राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, इट हैज बीन द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया फॉर एनी स्टेट। यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला और किसी भी राज्य के स्टेबिलिटी के लिए वो मगध साम्राज्य भी बिहार से लेकर उधर जब बढ़ा, मौर्य साम्राज्य का भी स्टेबिलिटी हो, गुप्त साम्राज्य उधर ही रहा, या इवन मेडिवल पीरियड में भी सल्तनत पीरियड से ही लोगों ने दोआब के एरिया पर कंट्रोल किया। और संयोग आज भी है कि जो यूपी में ज्यादा सीट ला रहा है वही दिल्ली में सरकार बना ले रहा है। तो यह जो अवध का एरिया है, दैट इज द एरिया ऑफ यूपी, always played a dominant role in the politics of India, whether it was ancient period through the revenue collection, in medieval period through the revenue collection, and in modern period through the democratic process, है ना। तो यहाँ लोगों ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया था। अब जब सरकार का सत्ता ही मजबूत नहीं है, इकबाल को ही नहीं कोई स्वीकार कर रहा है, तो सरकारी ऑर्डर्स और अथॉरिटी को डिफाई करना एक नॉर्मल काम होता है। तो दोआब के एरिया से जो सर्वाधिक कर देने वाला एरिया था, राज्य को कर नहीं मिल रहा था। सरेआम लोग कर देने से इनकार कर रहे थे। दोआब की जनता, किसान और जो भी उस तरह के लोग थे, दे वर डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अवध का जो मार्ग जो दिल्ली से बिहार होते हुए एक ट्रेड मार्ग था, मतलब व्यापारिक मार्ग था, यही आगे चलकर जीटी रोड का आधार बना, एनएच बना, है ना। आज भी जो जीटी रोड है, तो और मौर्यों के जमाने में द ग्रेट रॉयल पथ मेगासनीज कहता है ना। शेर शाह के जमाने में सड़क ए आजम कहलाया, आज हम उसको जीटी रोड बोलते हैं। ये रास्ता पूरब को, पश्चिम को पूरब से जोड़ने का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। और जो प्रोडक्टिव एरिया होता है, बंगाल से लेकर उस समय पेशावर हो या फिर गांधार का एरिया हो, उन सभी एरिया को जोड़ने वाला ये मार्ग था। तो इस मार्ग में अभी बहुत मुश्किल था, दिन में भी चलना मुश्किल था, कोई भी किसी को लूट लेता था। स्वाभाविक है कि जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापार होता है ना। तो व्यापार एक तरह से छुई मुई का पौधा की तरह होता है। तो ये मार्ग में डिस्टर्ब था, इसलिए पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रहा था, ना टैक्स मिल रहा था, ना व्यापार बढ़ रहा था। कटेहर का जो इलाका है, आधुनिक रुहेलखंड का इलाका, इट वॉज ऑल्सो इन द रिबेलियस मोड। तो हर जगह लोग सुल्तान की सत्ता को डिफाई कर रहे थे, मानने से इनकार कर रहे थे। सुल्तान के प्रति प्रतिष्ठा का अभाव था, सुल्तान के पद का, उसके ऑर्डर्स का डर नहीं था। तो इस तरह से हर एरिया में स्थिति बहुत ही खराब थी। बलबन ने भी आधुनिक नेताओं की तरह सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का शुरुआत किया। जियाउद्दीन बर्नी जो है इस समय के घटनाओं का वर्णन करता है। जियाउद्दीन बर्नी फतवा-ए-जहांदारी लिखा ही है, तारीख-ए-फिरोजशाही भी किताबों लिखा है ना। जियाउद्दीन बर्नी का एक किताब और है, तारीख-ए-फिरोजशाही। पीछे क्लास में हमने बताया कि उसने फतवा-ए-जहांदारी भी किताब लिखा है, जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, या दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक किताब का एक इतिहास का एकमात्र किताब। बर्नी इन सारी घटनाओं को लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी,
वह कहता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मेव आदिवासियों का आतंक था, है ना। ये मेव आदिवासी थे और वो दिन में भी दिल्ली में चोरी, लूट, हत्या ये सब कर देते थे। स्वाभाविक है कि वो लोग दुस्साहसी हो चुके थे और उनको शासन का डर नहीं था। बलबन जब सुल्तान बना तो ही वॉज ए चेंज्ड पर्सन, या जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसने इल्तुतमिश के खानदान को मारा या जिस तरह से सत्ता में वो आया, वह उसके रियल चरित्र को दिखला रहा था। इस सब मामले में उसे जरा भी हिचक नहीं है। बलबन ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली के आसपास के जितने जंगल है उसको काटो, क्योंकि इन्हीं जंगलों में मेव आदिवासी रहते थे। और उसने सीधा ऑर्डर दिया कि जो मिले उसका कोई लीगल प्रोसेस नहीं होना है, दे शुड बी किल्ड ऑन द स्पॉट, जहां मिले वहीं मार दो। और इस तरह का आतंक फैला दो कि कोई दिन में क्या रात में भी दिल्ली में झांकने का हिम्मत न करे। 1 साल तक कंटिन्यूअसली फॉर 1 ईयर, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं, कंटिन्यूअस 1 साल ये अभियान चला। दिल्ली के आसपास के जंगलों को काट दिया गया और हजारों की संख्या में मेवों का कत्ल कर दिया गया। और कत्लेआम इस तरह से हुआ कि जैसा मैंने कहा कि उस इलाके में लोग दिन में क्या रात में भी झांकने का सपना भी नहीं देख सकते थे। और जो एरिया खाली हुआ वहां पर मुसलमानों को बसाया गया ताकि मुसलमान पॉपुलेशन उस एरिया में काउंटर करने के लिए रहे, है ना। तो जहां भी अपना आदमी, सब आदमी बसाता है कि मेरे लोग वहां रहेंगे। तो 1 साल के अंदर दिल्ली सभी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से मुक्त हो गया। अब लोग आराम से दिल्ली घूम सकते थे, निश्चिंत होकर सो सकते थे, चल सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे। तो 1 साल के अंदर उसने दिखलाया कि बलबन का मतलब क्या। नाउ ही मूव टुवर्ड्स दुआ, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए रेवेन्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो द्वार के जो लोग थे देखिए, सामान्य तौर पर क्या होता है कि अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री है और बड़ा कमजोर है, उसके बारे में आपने एक आइडिया बना लिया, तो व्यक्ति की नहीं पद की प्रतिष्ठा जाती रहती है। यहाँ एकदम फालतू आदमी, बेकार आदमी, दूसरा आदमी अगर उसको रिप्लेस करता है तो शुरुआत में लोगों का लगा ये क्या हो, इसने हो। सामान्य तौर पर ये लोग मानते हैं कि तिस्मान खा था नहीं तो ये क्या होगा। तो शुरुआत में बलबन के प्रति भी लोगों का कोई भी सम्मान नहीं था और लोगों को लगा अपने जैसा नसीरुद्दीन और उसका तो नायब यही था, तो जब उस समय कुछ नहीं किया तो आज क्या कर लेगा। लेकिन बलबन हर चीज को डॉज देने का मास्टर था। जनरली समस्या क्या थी कि द्वाब का एरिया, दिस वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया, यहाँ के लोग कर नहीं देते थे, है ना। तो कर नहीं देना सीधे के सीधे राज्य की सत्ता को मानने से इनकार करना है। पहले भी हमने बताया कि आम आदमी राज्य की सत्ता कब महसूस करता है। जनरली 2 ही टाइम है, जब कर देना हो और जब लॉ एंड ऑर्डर, जब पुलिस आएगी तब आपको समझ में आता है कि राज्य माने क्या। हमारा 4 डंडा तो फिर लगा कि राज्य माने क्या होता है। इसी तरह से टैक्स नहीं दिए तो केस कर दिया, बड़े लोगों का रेड हो जाता है, तब समझ में आता है कि राज्य का माने क्या है। बलबन ने इस सारे इलाकों में शक्तिशाली इक्तादारों को नियुक्त किया, है ना, और उनको अनहिंड्रेड पावर दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर दिया। उस एरिया में भी जंगलों का
पूरी तरह विनाश किया गया। और गांव में लोग जाते थे कर वसूलने, गांव के लोगों को जुटाए कर दो, अब आदत है गलत न देंगे। इधर अधिकारी बैठा है, सोल्जर्स है, बोले कौन कौन आदमी नहीं दीजिएगा, तो साइड में कर ले कि अमुक अमुक आदमी करे न देंगे कर का कीजिए। यहां से सैनिक उठा और लाइन से धड़ाधड़ गर्दन काट दी। ऑन द स्पॉट गर्दन जब कट गया, सामने वाला जो है, जब आपने सामने मौत का लाइव दृश्य देख रहा हो, एकदम खड़ा होके सामने, तो मुंह से बोली बंद हो जाएगी। जब कुछ गांवों में लगातार यह काम हुआ तो लोगों ने लाइन लगा के कर दिया, आतंक पैदा कर दिया। और बहुत सारे गांवों में इसी तरह से रिपीट किया गया। घटना एक जगह होती है, उसका प्रसारण सब जगह हो जाता है और कथा कहानी और बड़ा चढ़ा कर बोला जाएगा। थोड़े ही दिन में द्वाब के सारे जो गांव के लोग थे, क्योंकि द्वाब सबसे ज्यादा कर देता है, पूरी तरह से ऑर्डर में आ गया। जनता ने सरेंडर कर दिया और बलबन की अधिसत्ता द्वाब में स्टेब्लिश हो, है ना। ही वॉज अ डिफरेंट बलबन। जब इक्तादार नायब से जब वो सुल्तान बना, पूरे द्वाब के लोगों को लगा कि ये कहां से आ गया। दूसरा जो तीसरा स्टेप था, अवध का जो रूट था,